हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिश्रा टीचर और आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का साइंस का वीडियो लेक्चर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें स्क्रीन शॉट रिकॉर्डिंग की हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ये लेसन है, जिसका नाम है आनुवंशिकता और परिवर्तन, यानी कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये लेसन मैंने स्टार्ट किया है। मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। दो लेक्चर हो गए हैं, जिसमें हमने आनुवंशिकता की परिभाषा और क्या क्या पढ़ा है, वंशागति की परिभाषा और उसके बाद आनुवंशिकता और लक्षण के प्रकटीकरण, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, इसकी संरचना कैसी होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके सारे टाइप्स, इनके सभी प्रकारों के बारे में, जो 4 प्रकार के होते हैं सबके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। और आप ये भी वीडियो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये डीएनए, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, बहुत आधार है हमारे जीवन का और बहुत ही ज़रूरी है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप अभी नहीं, आने वाले दिनों में भी और भी एग्ज़ाम्स में भी या कोई प्रिपरेशन में भी इसके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो है डीएनए, जिसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगी और बहुत डिटेल में ही पढ़ाऊँगी। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खटाक से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ठोक दीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए का मैंने फुल फॉर्म बताया था, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एक प्रकार का अम्ल है, जो कि हमारे क्रोमोसोम के अंदर जो है पाया जाता है। मतलब जो गुणसूत्र हमारे होते हैं वो डीएनए से ही बने होते हैं। जो हमारे गुणसूत्र, क्रोमोसोम या जनुक होते हैं वो इसी से बने होते हैं। और सन जो है 1869 में श्वेत रक्त कणिकाओं का अध्ययन। यहाँ पे मैं आपको पहले श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होती है, रक्त यानी ब्लड जो होता है हमारा, वो 3 प्रकार का होता है। ब्लड कार्पल्स 3 टाइप्स के होते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाएँ, आरबीसी जिसको बोलते हैं। उसके बाद होते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स होते हैं। वाइट ब्लड कार्पल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। उसके बाद बिम्बाणु होते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। आप लोग कोई बीमार होता है तो बोलते हैं ना, प्लेटलेट्स कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्यों होता है। तो ये सब चीज़ें हमारी टॉपिक नहीं, बस मैं बता दी कि यहाँ श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं का अध्ययन करते समय, ये जो साइंटिस्ट थे सन 1969 में इसका श्वेत रक्त कणिकाओं का अध्ययन करते समय स्विस के जैव वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर, ये वैज्ञानिक का नाम है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वैज्ञानिक का नाम, कहाँ के रहने वाले थे, स्विस के रहने वाले थे। इस अम्ल की खोज की, मतलब किस अम्ल की, डीएनए की, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल की खोज जो है सन 1969 में श्वेत रक्त कणिकाओं के अध्ययन के समय फ्रेडरिक फिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह अम्ल प्रथम केंद्रक में मिला, इसलिए इसका नाम केंद्रकाव्य यानी कि न्यूक्लिक एसिड रखा गया। यह कोशिका यानी सेल होता है, यह सेल के अन्य भागों में भी पाया जाता है। डीएनए के अणु विषाणु, जीवाणु से लेकर मनुष्य तक सभी सजीवों में पाए जाते हैं। मतलब ये जो डीएनए होता है वो छोटे से छोटे, एकदम सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े से बड़े जीवों में भी पाया जाता है। और ये क्या कहता है, यह अणु कोशिकाओं का कार्य, वृद्धि, विभाजन यानी कि प्रजनन, ये सारे काम को कंट्रोल करता है, यानी कि इसको नियंत्रित करता है। इसी कारण इसे प्रधान अणु या मास्टर मालिक्यूल भी कहते हैं, किसे, डीएनए को। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मास्टर मालिक्यूल्स किसे कहते हैं, तो आप आंसर देंगे डीएनए। या डीएनए को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर मालिक्यूल के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम तो आपको पता है, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डीएनए अणु का प्रत्येक धागा न्यूक्लियोटाइड नामक अनेक छोटे अणुओं का बना होता है। यहाँ पे देखिए डीएनए, यहाँ पे क्रोमोसोम मैं ऊपर लेकर जाती हूँ, ये देखिए धागे जैसी संरचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो प्रत्येक धागा होता है ये डीएनए, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनेक अणुओं से बना होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। फिर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त, यहाँ एन मतलब क्या था, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इसमें होते हैं, जिसमें N2 यानी नाइट्रोजन होता है।
पदार्थ होते हैं जिसका नाम क्या है? पदार्थों का नाम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। क्या होता है? ए से एडेनिन होता है, जी से ग्वानिन शॉर्ट फॉर्म में होता है, सी से साइटोसिन और टी से थायमिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। इसमें से एडेनिन तथा ग्वानिन, मतलब ए और जी, एडेनिन तथा ग्वानिन को क्या बोलते हैं? प्यूरिन्स बोलते हैं। प्यूरिन्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्यूरिन्स। ये वाई है। और ये देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। और साइटोसिन, मतलब सी और टी, साइटोसिन और थायमिन जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं पिरिमिडिन्स। पिरिमिडिन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, पिरिमिडिन्स। तो ये इसका नाम हो गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडेनिन तथा ग्वानिन मिलकर क्या बनाते हैं, और साइटोसिन और थायमिन मिलकर क्या बनाते हैं, या पिरिमिडिन्स में कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, और ग्वानिन और प्यूरिन्स में कौन कौन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है, छोटे छोटे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्रिएट होते हैं, बनते हैं। तो आई होप आप लोग इसको पूरा देखकर आप समझने की कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइए। एक नोटबुक और पेन लेकर ही वीडियो देखा कीजिए। तो चलिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डीएनए अणु की सभी सजियों में एक जैसी होती है, चाहे वो सबसे सूक्ष्म जीव हो या सबसे बड़ा जीव हो। सब में जो डीएनए होता है सब में सेम होता है, एक जैसा होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सभी सजियों में एक जैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, सन 1953 में वैटसन और क्रिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कब वैटसन और क्रिक, कौन वैज्ञानिक? वैटसन और क्रिक ने अणु की रचना की प्रतिकृति, यानी कि क्या किया था? क्लोम तैयार किया था अणु की रचना की। इस प्रतिकृति में न्यूक्लियोटाइड के 2 समांतर धागे एक दूसरे से लपेटे हुए हैं। यहाँ पे देखिए सामने आपको चित्र दिख रहा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं? 2 धागे। जैसे कि आप 2 धागों को लीजिए और उसको ट्विस्ट कर दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, तो ऐसा लगता है कि ये क्या है? सीढ़ी। आपने देखा है लैडर, सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ी को ट्विस्ट कर देना है, उसको घुमा देना होता है। तो ये ऐसी संरचना आपको दिखाई देगी। तो ये ऐसी लपेटे हुए होते हैं। यह द्विसर्पिल रचना कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स जो है, या फिर द्विसर्पिल रचना कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। इस रचना की तुलना निचोड़ी हुई लचीली सीढ़ी से की जाती है। जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, ऐसे ये लैडर्स होते हैं। अगर इसको ऐसे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट करके इसे घुमा दिया जाए, ट्विस्ट कर दिया जाए, तो ऐसी ही संरचना बन जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं निचोड़ी हुई सीढ़ी से करते हैं। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में शर्करा के एक अणु से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ तथा फास्फोरिक अम्ल का एक अणु जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि जब ये संरचना होती है तो इसमें जो इसके लैडर्स होते हैं, जैसे ये वाले पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट, ये क्या होते हैं? ये शर्करा के अणु से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के अणु होते हैं और फास्फोरिक अम्ल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, वो सब इसमें जुड़ा हुआ होता है। और ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 4 प्रकार के होने के कारण न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। और ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मैंने आपको बताया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, जो 4 प्रकार आपको ऊपर बताया था, ये 4 प्रकार के होने के कारण न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। तो क्या होता है कि डीएनए के अणु में न्यूक्लियोटाइड की रचना श्रृंखला जैसी होती है। जैसे लगता है एक चेन बना हुआ है, देखिए एक से एक जुड़े हुए रहते हैं, तो एक श्रृंखला जैसी होती है। और डीएनए के 2 धागे यानी सीढ़ियों के नमूने, इसमें सीढ़ियों के नमूने में जो खंभे होते हैं, ये जो जुड़ा हुआ है खंभे, ये तो हो गया आपका शर्करा युक्त पदार्थ। और ये जो स्टेप्स होते हैं इसके, ये जो किसके बने होते हैं? स्टेप्स जो होते हैं मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस। ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन आधार के बने होते हैं। यहाँ पे क्या है दिया हुआ है कि पायदान जो होता है, यहाँ पे हिंदी में भी कितना अच्छा दिया हुआ है कि इसका पायदान हाइड्रोजन बंध से बनी हुई नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की जोड़ी होती है। मतलब मैंने अभी बताया पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेसेस होती हैं। हमेशा एडेनिन की थायमिन से और ग्वानिन की साइटोसिन से जोड़ी होती है। मतलब ए हमेशा क्या होता है? टी से, ठीक है, और सी हमेशा किससे जुड़ा होता है? जी से, या जी हमेशा सी से, ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा। जबकि ए और जी मिलकर क्या बनाते हैं? ए और जी मिलकर बनाते हैं प्यूरिन्स, और सी और टी मिलकर क्या बनाते हैं?
सॉरी, ए और जी मिलकर, मैं आपको स्पष्ट दिखा दूं, ए और जी मिलकर बनाते हैं प्यूरिन्स, अभी बताया था। और सी और टी मिलकर बनाते हैं पिरिमिडिन्स। और जुड़ा कौन किसके साथ रहता है? ए किसके साथ? हमेशा थायमिन से जुड़ा रहता है, और सी हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से ये संरचना होती है। मतलब कि इसमें देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कितना अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये सी हमेशा जी के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें ये जो स्टेप्स बने हुए हैं, इसमें क्या है, ये सारे चारों प्रकार के जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ए हमेशा किससे जुड़ा रहता है? सी से। और टी हमेशा ए से जुड़ा रहता है। देखिए जहाँ पे ए है वहाँ पे टी है, जहाँ पे सी है वहाँ पे जी है। मतलब साइटोसिन ग्वानिन से, एडेनिन थायमिन से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार की ये संरचना यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ये डायग्राम आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, तो एग्ज़ाम में भी आता है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या द्विसर्पिलाकार रचना होती है, जिसे 1953 में वेटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने जो है बनाया था, और उसके सारे एक्सप्लेन किए हुए थे। इसमें एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसे ट्विस्ट कर दिया जाए, जिसके स्टेप्स यानी जो लैडर्स पावदान होते हैं वो 4 नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन से मिलकर बने होते। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनुक पढ़ाऊँगी, यानी कि जीन्स क्या होते हैं उसके बारे में। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, इसके लिए थैंक यू। और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि हिंदी मीडियम को भी थोड़ा सा आप लोग मोटिवेशन और अपना हेल्प सहयोग ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।